आप बैठ जाइए, नहीं आप सुना बाहर चले जाइए। आप जैसे लोगों के कारण ही देश बर्बाद हो रहा है। अब मीडिया में कहाँ से आते हैं? घर से जाओ बाहर बात करने। बस ये तरीका है बात करने का। बैठ जाओ, मैं 1 घंटे बोलूंगा तुम्हें, तुम्हारे घर आकर तुमको सुनाऊंगा मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दो लड़का देखिए यही है। अरे बहुत अच्छा, इसको बैठाइए नहीं। आदरणीय सलमान खुर्शीद जी, जिनको हम छात्र जीवन से सुनते रहे हैं, राजनीति में उनके संतुलित व्यवहार को देखते रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी जी, जिनसे मेरा लंबा सरोकार है और हम लगातार मिलते रहते हैं। मनोज झा जी, जिनको आप सुने, जिनको संसद में या संसद के बाहर बहुत गौर से सुना जाता है, और नई पीढ़ी के ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनमें लोहिया और पिपलानी की छवि दिखाई पड़ती है। ख्वाजा इफ्तार अहमद जी, जिन्होंने इस सेमिनार में कुछ बातें कही और उस बातों का जो असर हुआ उस पर मैं कुछ बोलूँगा। हिलाल जी बैठे हुए हैं। प्यारे मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, क्योंकि जब हम वास्तविकता से दूर होकर बात करते हैं तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रतन टाटा लाइब्रेरी में पढ़ता था, वहीं बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूँगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए, मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या? कहा सर, एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है। उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आपको उग्र होना, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, कैसा होता दिखाऊं। तो कुछ अभद्र भद्रतापूर्ण शब्द उन्होंने कहा, दाढ़ी के ऊपर, टोली के ऊपर। मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको ये काफी नहीं, कुछ और बताइए। कहा सर, अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट भी आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है नोएडा में शाम को ट्विटर को भी। मैं कहा मैं नोएडा मुंबई जाना है, तो अचानक डिबेट आपसे शुरू करना, मेरी किसी से बात नहीं होती है, मैं किसको बुलाऊंगा? मैं कहा कुछ बहुत आज क्या बताएं, कुछ खास बात है। मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल और अपनी सूरत देखता रहा। तो मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं है, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारे हैं उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा।
मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं, इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी तो हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गए, 9 साल वो उस चैनल मुझे नहीं मिला है। अब बात रही, मुझे एक बात अच्छा नहीं लगा जब ख्वाजा साहब बोल रहे थे तो बहुत धैर्य के साथ सुना, लेकिन अंत में कुछ लोगों का धैर्य टूटने लगा। यदि इतनी जल्दी आपको धैर्य टूट जाएगी तो फिर आपको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में के बीच एक आर्य समाज है जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है। और 17 नवंबर 1869 को काशी में, जिसमें हर चौक चौराहे पर मंदिर है, अनंत मूर्तियां हैं, वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती 300 पंडितों के साथ मूर्ति पूजा के विरोध में तर्क तथ्य के साथ बहस कर रहे थे। 50,000 की भीड़ थी। काशी का राजा उसकी अध्यक्षता कर रहा था। ना किसी ने किसी पर पत्थर फेंका, ना किसी ने फूल बरसाए। दोनों में विवाद चलता रहा। विवाद के साथ हिंदुस्तान का संवाद चलता रहा। ये है हिंदुस्तान। इसलिए ख्वाजा साहब जब बोल रहे थे, धैर्य से सुनिए। जिन लोगों को उससे आपत्ति हुई उनको अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हमें धैर्य की क्षमता क्यों नहीं। एकरा जी बहुत अच्छी पार्लियामेंट्रियन होंगी। आज जैसा उन्होंने भाषण दिया मुझे बहुत प्रभावित किया। जो बात कही उसको मैं यथार्थ में बताना चाहता हूं। मैं बिहार के बेगूसराय से हूं और बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कई कारणों से। राज्यसभा में जाने के पहले की बात है। टेलीविजन चैनल पर आने के कारण लोग सूरत देखकर पहचानने लगते हैं। मैं जब गांव जाता हूं तो लखनिया का बाजार, उसमें 2 हिस्से, बलिया और लखनिया। हिंदुओं की बस्ती है और बलिया हिंदुओं में ज्यादा है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ रहता है। तो मैं उस सब्जी के बाजार में शाम को घूम रहा था, तो पीछे से एक नौजवान, वो 2 दिन पहले मेरे घर आए थे इसलिए कहानी याद आ गई। जामिया में पढ़ाते थे, तब मैं नहीं जानता था, मेरा कोई परिचय नहीं था। पीछे से आए और मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा आप राकेश सिन्हा जी हैं, आप संजय हैं ना, आप टीवी चैनल पर आके बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति इतना बड़ा नाम कमा लिया। मैं कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं अतुल रहमान, मैं जामिया में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं चैनल पर आकर निश्चित तौर पर ऐसी बातें नहीं करता हूं जो सामान्य मुसलमानों को, बहुत से मुसलमानों को अच्छा लगता होगा, या मैं जिस विचारधारा से हूं वो विचारधारा को स्वीकृत हूं। लेकिन मुझे वो बंगाल याद आ गया जब करजन ने पार्टीशन किया, लेकिन स्थानीयता और संस्कृति के कारण बंगाल ने 1911 में उस पार्टीशन को खारिज कर दिया था। आज अतुल रहमान जी की वो घटना मुझे याद आ गई। उस व्यक्ति को यह बात नहीं था कि मैं क्या बोलता हूं, उस व्यक्ति के मन में यह नहीं था कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मैं संघ के संस्थापक का जीर्णिकार हूं। उनके मन में यह था कि मेरे गांव का एक व्यक्ति आज राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा रहा है, उसको खुशी इस बात की थी। इसलिए हिंदुस्तान में स्थानीयता का बहुत महत्व है, उस स्थानीयता को मत भूलना। 7 दिन पहले मैं मल्लापुरम गया और मैं कई बार टीवी चैनल पर मल्लापुरम के बारे में कई बातें कही,
जाने के बाद मुझे अफसोस हुआ। जब मैं गया तो स्वाभाविक था कि संघ के एक संस्था का कार्यक्रम था, मैं कार्यक्रम में गया, कार्यक्रम में बातें की। वहां 83-84% मुस्लिम समुदाय है। मैं घूमता रहा, लोगों से मिलता रहा, कई लोग चेहरे को पहचान कर फोटो खिंचाते रहे। मैंने मुसलमानों से पूछा कि आपको इतने कम हिंदू हैं, कोई आपत्ति होती है क्या? मैं हिंदुओं से पूछा तो मुझे लगा कि अब तक तो मैं मल्ला ग्रोह के बारे में कुछ गलत बात ही करता रहा। यथार्थ की जानकारी नहीं होने से कर देते हैं। करना बहुत आसान है, लेकिन मैं कुछ बोल रहा हूं और कुकराझार में बैठा हुआ व्यक्ति या काशी में बैठा हुआ व्यक्ति या कंधार में बैठा हुआ व्यक्ति, क्या असर उसके मस्तिष्क में हो रहा है? उसे लग रहा है यह हकीकत है। इसलिए परसेप्शन बेस्ड पॉलिटिक्स को, परसेप्शन बेस्ड नैरेटिव को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है आउटरीच। और साहिद सिद्दीकी साहब के इस कार्यक्रम को मैं यही कि आपके घर में क्या हो, और जब तक हम पहल नहीं करेंगे, बैठकर सेमिनार करने से समस्याओं का यदि समाधान हो जाता तो दुनिया में 2 विश्व युद्ध नहीं होते। जितने खर्च शांति के ऊपर समय हुआ, पैसा हुआ, ऊर्जा हुई, उसके बाद भी अशांति फैली हुई है। कदम बढ़ाना पड़ता है। मैं एक और दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत यात्रा था वो करके मैं एक जिले से जब अपने बेगूसराय आया तो कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था। एक 16 साल की जादव समुदाय की बच्ची को एक मुस्लिम लेकर भाग गई। कहा चलिए परिवार से मिल लीजिए, जो एक सामान्य राजनीति हो गई है, हल्की राजनीति हो गई है। उस कार्यकर्ता के लिए होना चाहिए, उस परिवार से मिलना चाहिए, दुख दूर हो, समस्या का समाधान हो। मैं उसमें दूरगामी परिणाम देख रहा था। मैं कहा घटना यहां प्रेम है, साजिश है, जो भी है यहां की, असर पड़ेगा असम में, असर पड़ेगा केरल में, असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। इसको तो यही रोकना पड़ेगा। मैं गया, 700-800 की भीड़ थी। ऐसा लगा कि युद्ध का माहौल बना। पहले मैंने पुलिस अफसर से बात की। किसी ने कान लाकर कहा रे आप तो फोटो खिंचाने आए थे, आप तो यही पूरा समय बिता देंगे, और जगह भी जाना है। मैं कहा रुक जाओ, तुम जाओ, मैं ही रहूंगा। जब 8 बज गया, पुलिस से मामला सुलझ मैंने ले लिया, तो मैंने उस मुस्लिम बस्ती में फोन और फोन करके कहा कि मैं आपके यहां आ रहा हूं। खुश हुए लोग। अब यहां विरोध पर आप नहीं जा सकते। मैं कहा कोई नहीं जाए साथ, मैं जाऊंगा। मेरा ड्राइवर नहीं जाएगा तब भी मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा और पुलिस लेकर नहीं जाऊंगा। इसी हिंदुस्तान में स्वामी श्रद्धानंद हुए। मैं पुलिस लेकर तो बस्ती में नहीं जाऊं। और मैं गया, 200-250 लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जल्दी से बुके भी बनवा लिया था, फूल माला भी पहना दिया था, और मैंने डांटते हुए भाषण दिया। मैं इस विश्वास के साथ भाषण दे रहा था कि मैं अपने भाइयों, अपने बच्चों, अपने पिता, अपने पड़ोसी के से बात कर रहा हूं, मैं किसी कौम से बात नहीं कर रहा हूं। और मैंने कहा 2 दिन में बच्ची चाहिए। आपको मालूम नहीं है इसका असर क्या होगा, इससे नैरेटिव क्या बनेगा, और ऐसा क्यों होता है। जब मैं बार बार कहा ऐसा क्यों होता है, ऐसी चौथी घटना क्यों घट गई। एक बुजुर्ग सरपंच जिनकी उम्र 78 साल की थी, जो 10 साल से वहां सरपंच थे, उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे लगा कि मेरा अभिभावक है जो हमें डांट भी सकता है, जो हमें रास्ता दिखा सकता है। और 2 दिन में बच्ची आ गई। ना मामला प्रेस में गया, ना मामला झगड़े का कारण बना, ना टीवी चैनल में डिबेट का कारण बना। यदि हम प्रयास करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति फ्यूचर और मुस्लिम की बात करते हैं। अजीब प्रेम
कि जो पूरी संपत्ति है पाकिस्तान के 4 वेल्दिएस्ट पर्सन, मियां मोहम्मद मासा $5 बिलियन, अनवर परवेज $3.1 बिलियन, उनके बाद जो 4 हैं वो बिलियन से मिलियन पर आ गए। 7 को मिलाकर हम जितनी संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति हमारे अजीम प्रेम जी के साथ है। मैं उन्हें मुसलमान नहीं, सच्चा हिंदुस्तानी उद्योगपति मानता हूं। हाँ, मैं नहीं जानता था मेट्रो जूता मैं खरीदता हूं। मैं इस सेमिनार के कारण में ढूंढा 26,000 करोड़ की मालकिन है वेल्थिएस्ट मुस्लिमों में, मेट्रो शूज उन्हीं का है। बेंगलोर में प्रेस्टीज रियल एस्टेट का डेवलपमेंट हुआ, इरफान रजाक, वो प्रेस्टीज इतना ग्रुप बढ़ रहा है। कर्नाटक में तो मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, क्यों बढ़ रहा है? यदि नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, मुस्लिमों की संख्या, मुस्लिमों का डिमोनाइजेशन होना शुरू हुआ, तो मैं छोटी सी आंकड़ा देना चाहता हूं। 1952 में 25 मुस्लिम थे लोकसभा में, 1957 में 23, 1961 में 26, 1967 में 28, 1971 में 28, 1977 में 49, 1980 में 45। ये काम था वही रहा। 2024 में 24, 2024 से 2019 में 26, उसके पहले 2014 में 23। कहां आंकड़े बदल गए? आंकड़ा क्यों नहीं बदल रहा समझदार? जब हम मल्टीकल्चरल की बात करते हैं तो कहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हिलाल जी को पढ़ना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बुनियादी मसले को उठाते हैं। मल्टीकल्चरल की बात करना और मल्टीकल्चरल में कंट्रीब्यूट करने में अंतर होता है। पूरा जो हमारी सभ्यताई पक्ष है उपनिषद में है, उसमें नेति नेति है। उपनिषद का एसेंस ऑफ हिंदुइज्म इज नेति नेति। 2 शब्द को हटा दीजिए, भारत समाप्त हो जाएगा, हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। नेति नेति का मतलब होता है यह भी नहीं वह भी नहीं, दिस इज नॉट दैट इज नॉट। इसलिए नए संप्रदाय का बनना, नए धार्मिक प्रवचनों का होना, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होना, अलग अलग पुस्तकें आना, विरोध होना, पक्ष विपक्ष में खड़ा होना, यह इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए मैं अल्बानिया का उदाहरण देता हूं। अल्बानिया छोटा सा मुल्क है। उस छोटे से मुल्क में 17% क्रिश्चियंस हैं और ऑलमोस्ट 83% मुस्लिम्स हैं। अल्बानिया पूरे दुनिया के मुसलमानों से एक अलग उदाहरण पेश किया। जो सेकुलर पॉलिटिक्स है उनका, जो सेकुलर सोसाइटी है, आज तक अल्बानिया में ईसाई और मुसलमानों के बीच मतभेद नहीं हुआ। दोनों के धर्मों के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ा। दोनों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा। क्या भारत यह मॉडल नहीं दे सकता है? क्या हम इतने अक्षम हैं? क्या इतने हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं? अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने लगातार 2018 से लगातार वे देश के नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाओं को छोड़ दीजिए। एक संघ जो 1925 में बना, जिस संघ के खिलाफ अनेक प्रकार के नैरेटिव लगातार चलाए जाते रहे, और नैरेटिव क्या होता है उसका एक उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान द्विराष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या हुआ, ये लंबा विमर्श की बात है। ठीक साहिब भाई कह रहे थे हम पास में बाद में डिबेट कर लेंगे। आरएसएस बहुत छोटा संगठन था तब। मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर को पता ही नहीं था कि आरएसएस क्या है। लेकिन जब पोलराइजेशन करने की बात आई, चूंकि आरएसएस द मोस्ट विजिबल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू साका कारण ड्रिल के कारण, तो 15 मई 1946 को एक पहला एडिटोरियल डॉन अखबार में आया जो मुस्लिम लीग का अखबार था। उसने लिखा कि आरएसएस पर बैन लगाओ क्योंकि दे आर डेंजर टू दी मुस्लिम्स। और गांधी नेहरू से अपील की कि आप हमारे साथ रहिए।
15 दिन बाद 31 मई 1946 को दूसरा एडिटोरियल आया जिसमें गांधी नेहरू की आलोचना की गई कि आपने आरएसएस पर बैन लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि आरएसएस इज बिकमिंग ए मोस्ट डेंजर फॉर द मुस्लिम्स। वो भूल गए कि 1934 में सेंट्रल प्रोविंसेस में आरएसएस पे 2 दिन का डिबेट, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में। इसलिए मैंने कहा खुलकर बात होनी चाहिए, मन से बात होनी चाहिए, मन में कोई भड़ास है तो वह भी निकालना चाहिए और दूसरे की क्षमता होनी चाहिए। तो जब डिबेट हुआ, उस 2 दिनों के डिबेट में आरएसएस से कम्युनल होने के कारण बैन करने की बात हुई, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आरएसएस उस वक्त न जनसंघ था न हिंदू महासभा था, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन एमएस रहमान नाम के व्यक्ति उठे जो मेंबर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। उन्होंने कहा ऑन सच मैटर साइलेंस इज गोल्डन बट आई हैव टू स्पीक। उन्होंने सवाल किया कि मैं तो कभी संघ को दंगा करते नहीं देखा, जैसे मुस्लिमों को ऑर्गेनाइजेशन और सरकार का वो बिल डिफीट हो। तो मैं जो कहना चाहता हूं, यह जो नैरेटिव क्रिएट की जा रही है कि 2014 के बाद भारत बदल गया, 2 बातें रेखांकित कर लीजिए। हिंदू समाज रिफॉर्म को प्रोत्साहित करता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के समर्थन में आया। आपको मालूम है विधवा विवाह की हालत क्या थी? 1921 के जनगणना में आया कि 1 साल से कम उम्र की 597 बच्चियों को विधवा डिक्लेयर कर दिया गया था। 1 साल से कम उम्र, 2 साल की 494, 3 साल से कम उम्र की बच्चियों को 1207। ये आंकड़ा बढ़ता गया। मैंने एक जिसका जन्म नहीं हुआ विधवा डिक्लेयर कर दी गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए अभियान चलाया तो उनके विरोध में एक बहुत विद्वान व्यक्ति राधाकांत देव उनके सामने खड़े हो गए। जब दस्तखत हस्ताक्षर का अभियान चला तो राधाकांत देव को 37,787 लोगों ने साइन किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 987 लोगों ने दस्तखत किया। लेकिन हिंदू समाज ने ऐसे 37,000 लोगों को खारिज कर दिया, 900 लोगों को स्वीकार कर लिया। हमने विधवा विवाह को स्वीकार कर लिया और बोलने रिफॉर्म की बात। यदि आप में रिफॉर्म की बात होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रिपल तलाक बिल लाना नहीं पड़ता। I consider this is the most revolutionary, most radical, most desirable reform by any prime minister who has done, that is Prime Minister Narendra Modi. मैं ऐसे लोगों को सुन चुका हूं जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों को साइकिल में पंचर लगाने के लिए छोड़ दो, वहां उलझा रहने दो। प्रधानमंत्री ने कहा आपके हाथ में कंप्यूटर और आप में कुरान की बात हुई। यूपीएससी का एग्जाम, ए फैजी साहब, अब हमारी बात मत मानिए, ट्रिपल ए फैजी, ए फैजी साहब थे, मोइन शकीर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ये ए फैजी साहब को तो मान लीजिए, क्यों फैजी साहब पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं होते? और तजामुल हुसैन साहब, तजामुल हुसैन बिहार के पटना सिटी से थे। संविधान सभा में उन्होंने क्या कहा? The term and concept of minority is a British term. Britishers have gone with this term and concept has gone. Please throw this term from the dictionary. इस शब्द को अपने शब्दकोश से फेंक दीजिए। Because I worship the same God with different name, that does not make me a minority. We are one. डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी थे, आस्था से ईसाई थे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने क्या कहा? If you want to make one nation, one people, we cannot dare to accept any community on the basis of religion as a majority and minority. इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान में हम सबको एक साझा प्रयास करना चाहिए और साझा प्रयास में सामाजिक सुधार भी आता है। और कितना हम एक दूसरे से मिलते हैं। जो मुस्लिम मिडिल क्लास इज बिट्रेइंग द मुस्लिम कम्युनिटी, मैं इतना कहूं, जो मुस्लिम मिडिल क्लास को मध्यम वर्ग को भूमिका निभानी चाहिए थी, वो मध्यम वर्ग भूमिका नहीं निभा रहा। मुस्लिम, ये पूरी लड़ाई सांप्रदायिकता की लड़ाई को मैंने देखा, ये कुलीनों को अवसर की लड़ाई है।
Communism travels from metropolitan cities to B grade city, then the villages. कभी भी सांप्रदायिकता गांव से शुरू होकर नई दिल्ली नहीं पहुंचती है। सांप्रदायिकता नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, माने बड़े शहरों से छोटे गांव तक पहुंचती है। और अधिकांश मुसलमान और हिंदू गांवों में रहते हैं। तो दोषी वो नहीं है, दोषी सांप्रदायिकता के लिए वो कुलीन वर्ग है, ये एलीट क्लास है, ये अवसरवादी क्लास है, जो अपने अवसर के लिए आम मुसलमानों को इसके लिए तो मोहरा बनाते हैं। कृपया उसको मोहरा मत बनाइए। और अंत में एक बात कहकर विवाद समाप्त करता हूं। एक बड़ी घटना यह घटी कि मैं कॉलेज में टीचर इंचार्ज था और जाहिर दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकांश उस वक्त शिक्षक जो थे वो एक खास विचारधारा, वामपंथी विचारधारा से थे, राजनीतिक विज्ञान। एक महिला मेरे पास आई एडमिशन के लिए। मैं टीचर इंचार्ज था, उस वक्त हाथों से ही होता था। तो मैंने उसका एडमिशन के लिए कर दिया, जगह थी। गया तो प्राचार्य के कमरे से वापस आ गया कि एडमिशन रोक दो। सीटें थी, कहा कि कुछ सीटें हम बचा कर रखेंगे, बात की मना कर दो, एडमिशन नहीं। मैंने उस महिला का नाम ही नहीं देखा, मैंने बच्ची का मार्क्स देखा, योग्यता देखी, उसके अलावा मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। जाहिर है यहाँ कोई अफगानिस्तान का, अमेरिका का व्यक्ति तो अप्लाई करेगा नहीं, क्यों मैं अपना समय खराब करूं। मैंने कहा एडमिशन का, फिर रोने लगी, सर आज लास्ट डेट है, वहां से मना हो रहा है। मैंने लिख के दिया कि काइंडली आई रेफर दिस केस टू बी काउंसिल, जो हमारी काउंसिल तो उसको रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि जब सीट है तो क्यों नहीं एडमिशन होगा। इसके पहले मेरे एक मित्र थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, पत्रकार, बड़े अंग्रेजी पत्रकार रहे हैं, उनके बच्चे के एडमिशन में प्रिंसिपल से झगड़ चुका था, वो भी खास करके मुस्लिम ही थे, उनका एडमिशन मैंने कराया था। तो दो शिक्षकों ने जो तो वामपंथी थे और मंच पर आकर बहुत सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि राकेश सिन्हा पागल हो गया क्या, दोनों केस के लिए लड़ रहा है, दोनों मुसलमान है, वो तो आरएसएस का है। यानी मैं आरएसएस का था, तो मुसलमानों को खोज कर चाकू मारूं, उनको अवसरों से वंचित करूं। यह जो परसेप्शन है, जो उस बच्चे का एडमिशन हुआ और उसने कहा सर ऊपर से विरोध है तो मेरी बच्ची कैसे पढ़े। तो फिर मैंने फोन करके बगल के कॉलेज उसका एडमिशन कराया। देखिए, हमारी परसेप्शन हो सकती है, अनेक तरह की बातें हो सकती हैं। तो जो एक शब्द का जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर, हमारे विरोधी, हम विरोधी नहीं, हमारा दृष्टिकोण अलग है। विरोधी होने का मतलब हम आपके अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को अस्तित्व को मिटाएं, अस्तित्व को बनाएं। हम समाज के लोग, हम उस राजनीति को लेकर आगे बढ़ेंगे जिस राजनीति में हम कदम बढ़ाएंगे, स्थान स्थान पर झगड़े को सुलझाएंगे और अपने व्यक्तित्व के रूप में हम समस्या का समाधान करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो ये नैरेटिव बनाकर काल्पनिक शत्रु पैदा करके हमें लड़ाते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और जो बात आपने कही, 75 साल से जो समस्या के लिए आप लड़ रहे हैं, वो समस्या वैसी बनी रहती है। समस्याओं को खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, समस्याओं को समाधान करने की आवश्यकता है। इसलिए एक दूसरे से मिलें, जुड़ें, बातें करें। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मैंडेट को जो रिजेक्ट करते थे, तो आरएसएस कहीं से मैंडेट रिजेक्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 31% टॉयलेट्स गया है मुसलमानों के पास, चावल और गेहूं मिल रहा है। सच्चर कमेटी ने कहा सबसे गरीब मुसलमान हैं, तो जाहिर है 80 करोड़ में सबसे ज्यादा मुसलमानों के घर में चावल गेहूं चाहिए। तीसरी बात आप बैठ जाइए, नहीं आपको सुनना है तो बाहर चले जाइए। आप जैसे लोगों के कारण ही देश बर्बाद हो रहा है। अब मीडिया में कहां से आते हैं, घर से जाओ बाहर बात करने। बस ये तरीका है बात करने का, बैठ जाओ। मैं 1 घंटे बोलूंगा तुम्हें, तुम्हारे घर आकर तुमको सुनाऊंगा मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये कौन लड़का, देखिए यही है।
आप अरे सुनिए तो आप बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन से बात हो रहा है आप उसको बैठाइए नहीं क्यों हो जाओ यार बोलिए सर बोलिए बस मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि ऐसे जो छोटे से एलिमेंट हैं, गलती इस बच्चे की नहीं है, इसके माथे में जो जहर बो दिया गया है, चाहे मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, घर में पड़ोस से वो जहर निकल रहा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, मिले जुले एक साथ रहें, हिंदुस्तान एक साथ चलेगा, एक साथ रहेगा। इसका फ्यूचर ऑफ मुस्लिम इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसी के साथ हम चलें और इसी के साथ हम रहें। धन्यवाद।